everyone, my name is शिवांगी सिंह and welcome back to my YouTube channel that is Aim with शिवांगी। और आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द लाइफ प्रोसेसेस। द लाइफ प्रोसेसेस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। हमें पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि कितनी बार पढ़ाएंगे मैम। द लाइफ प्रोसेसेस ऑलरेडी कवर हो चुका है, पर इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, यानी कि एक्सरसाइज, जो कि हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तो पता ही है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कितना बेसिक रोल प्ले करती है, और अगर आपने ये कर ली तो आप समझ लो सारे के सारे एग्जाम्स में ये आपको प्रॉफिट तो करने ही वाली है। तो जैसे कि हमें पता है जितने भी छोटे छोटे कदम हम अपनी लाइफ में लेते हैं, चाहे वो सांस लेना है, चाहे वो डाइजेशन करना है, कोई भी चीज़ है, उन सब के पीछे छुपी हुई है एक बहुत ही बड़ी साइंस। और वो साइंस क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो आज उसको ब्रश अप करने आए हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। तो सबसे पहले याद करो किडनी का काम क्या है। किडनी का काम है मैम फिल्टर करना। क्या फिल्टर करती है? ब्लड। फिल्टर करके मतलब क्या निकालती है? वो इम्प्योरिटीज। कौन सी? यूरिन के फॉर्म में, राइट, यूरिक एसिड के फॉर्म में इम्प्योरिटीज हमारी बॉडी से रिमूव करवाने में हेल्प करती है किडनी। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसका आंसर है एक्सक्रीशन, राइट। किडनी क्या करती है? फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन करने के बाद जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योरिटीज है वो नीचे, और जो प्योर ब्लड है वो ऊपर चला जाता है। तो दिस इज बेसिकली किडनी। एक्सक्रीशन इज द आंसर। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो अब खुद बताओ कि जाइलम का क्या काम है। अगर आपने वीडियो देखे हैं 9th क्लास में, 9th क्लास की वीडियो आप क्यों देखोगे, और आपने 9th क्लास में पढ़ाई भी नहीं करी, आई नो, कोई बात नहीं, पर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाकर के आप वीडियोस देखो। एंड आई एम गारंटिंग यू कि उसमें एक प्लांट टिश्यू नाम का एक वीडियो है, दैट विल लिटरली हेल्प यू। जितने भी देर का वो वीडियो है उसमें आपको एक ट्रिक बताई गई है, और उसकी हेल्प से कंप्लीट प्लांट टिश्यू आपको याद हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि प्लांट से ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते, तो मेरे को तो प्लांट याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, आप जा करके वो वीडियो ज़रूर देखो। लाइक मत करना भैया, सब्सक्राइब मत करना, पर देखो प्लीज़, इट विल हेल्प यू। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, जो कहता है कि जाइलम रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो भैया देखो, जाइलम और फ्लोएम दोनों कौन है? अगर किसी ने देखा है वो वीडियो तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की दो गर्लफ्रेंड्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये क्या करती हैं? ये बेसिकली लेकर के आती हैं, एक लेकर के आएगी खाना, एक लेकर के आएगी पानी। तो जाइलम जो है वो लेकर के आती है हमारा पानी, सॉरी, और फ्लोएम लेकर के आएगी खाना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में कौन हेल्प करेगा? हमारा जाइलम। ठीक है, आई विल ट्राई टू पुट क्वेश्चंस, मतलब नॉट दिस वन, बट जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो स्क्रीन पे रखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नहीं तो एक बुक लेकर के बैठो। दिस इज नॉट एनी एक्सक्यूज। अगर आप पढ़ने बैठे हो और आपके पास कॉपी नहीं है, बुक नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो यू आर नॉट स्टडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड नोबडी स्टडीज ओनली विद फोन और अ स्क्रीन। इफ यू आर स्टडिंग लाइक दैट, you are not studying. I am very clear with this. Okay, next question is the autotrophic mode of nutrition requires. तो सबसे पहले याद रखना कि autotrophic mode of nutrition सिर्फ और सिर्फ प्लांट शो करते हैं, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि उनके पास होता है रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल की हेल्प से वो रॉ मटेरियल क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। अब ये जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, उनको उस प्रोसेस के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जैसे कि CO2, H2O, है ना, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब की हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या है? CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, दीज आर द रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चन के हिसाब से ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे देख लो, एक ऑप्शन है, हाँ, क्लोरोफिल, एक है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एक है सनलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो सबसे पहले याद करो
कि जो हमारा एक, अगर आपने याद किया हो, सोचो ये सब हमने कहाँ पढ़ा है, पायरुवेट, ये कहाँ वर्ड कहाँ यहाँ पे याद आ रहा है। तो मैंने जब पढ़ाया था आपको रेस्पिरेशन, सिर्फ एक चीज़ बताई थी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नहीं बताई है तो भैया सुन लो। एक रिएक्शन दे रखी है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं है वो, एक चार्ट जैसा दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, हम खोल के दिखा देते हैं आपको, पेज नंबर बता देते हैं ताकि आपको आसानी हो। पेज नंबर इज 102 एंड इट्स फिगर 6.8। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो और उसको रिविजन करना है लास्ट मोमेंट पे, अगर आपको रिविजन करना है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिकली क्या होता है आपको बता दें कि जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो हमारा जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, वो टूट जाता है एक 3 कार्बन के कंपाउंड में जिसका नाम होता है, सॉरी, पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब जब ये पायरुवेट टूट जाता है, पायरुवेट बन जाता है, उसके बाद 3 प्रोसेस हो सकते हैं। पहला होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में, दूसरा होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जो यहाँ पे बात हो रही है वो हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कौन सा होता है, देखो सबसे पहले तो याद रखो कि ये वाला प्रोसेस जो हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर होती है। ये देखो, द बैकग्राउंड ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। अब कैसे मेरे को पता चला कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, क्योंकि इसमें इसका बाई प्रोडक्ट्स दे रखे थे, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो जिसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज हो रहा है, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है ना? तो इसके बाद ये 3 चीजें होंगी, एरोबिक, दूसरा एनएरोबिक, है ना, और तीसरा हमारा है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब ये एरोबिक में जो हमारा बनेगा CO2 H2O प्लस एनर्जी। पूछ रहा है ये वाला प्रोसेस, यानी कि एरोबिक प्रोसेस किस में होता है? ये होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, है ना? सबको पता है ना ये तो। अब पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनर्जी बन रही है इसी में। एनर्जी क्या है? एनर्जी जरूरी है ना काम करने के लिए, तो इसीलिए तो इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमारा एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो देखो, जो हमारा, याद करो कि फैट्स कैसे डाइजेस्ट होता था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हमारे खाना सबसे पहले माउथ में जाएगा, फिर माउथ से ओएसोफेगस से स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहीं पे होगा मेन डाइजेशन। अब याद करो, जैसे फैटी एसिड, याद करो कि जो हमारा लिवर है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन मान लो ये है, अच्छा ऐसा ही लिख देते हैं, ऐसा ही मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अपने मतलब इसके ऊपर 2 लोगों का हाथ है, एक है हमारा लिवर और दूसरा है हमारा पैनक्रियाज, है ना। पैनक्रियाज और लिवर दोनों ही अपने क्या देंगे, जूसेस, ये भी अपने दोनों जूसेस देंगे और दोनों की मदद से कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब याद रखो, ये रहा हमारा फैट्स। याद हो अगर, तो सबसे पहले जो लिवर था, है ना, लिवर ने 2 काम किए थे, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना। 2 अंटरपंटर याद है ना, मैंने क्या बताया था कि जो हमारा ये है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पास 2 अंटरपंटर है। जो पहला अंटरपंटर है, यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड है, वो है हमारा लिवर, L फॉर लिवर, L फॉर लेफ्ट हैंड, याद रखना। कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड सिर्फ ट्रिक है भैया। तो ये लिवर जो है हमारा, ये क्या करेगा, ये देगा बाइल जूस, है ना। और ये बाइल जूस क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका 2 काम था बाइल जूस का, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दूसरा कमेंट्स में लिखो, इमल्सिफिकेशन
ऑफ फैट्स, राइट। और फिर उसके बाद क्या होगा, लिवर ने अपने सिक्रेशन दिए और फैट्स को एमल्सिफाई किया, फिर आया पैनक्रियाज अपना रोल निभाने। पैनक्रियाज दूसरा है यानी राइट हैंड। अब पैनक्रियाज क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा लाइपेज, और लाइपेज की हेल्प से होगा डाइजेशन, और ये डाइजेस्ट हो जाएगा। फैट्स जब डाइजेस्ट होता है तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है। अब भाई फैट्स क्या है, पिज्जा, बर्गर और जितने भी जंक फूड खाते हो, पानी बताशे या फिर जो भी आप खाते हो, जो भी आपको पसंद हो, अपना सोच लेना। इन सबको डाइजेस्ट करना, खाना तो आसान है, इनको डाइजेस्ट करना आसान नहीं है। इनको डाइजेस्ट करने में मुश्किल तो होगी, तो इसलिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दो कंपाउंड्स में टूटेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। फैट्स, emulsification of fats, and then fatty acid plus glycerol. This is the complete explanation of question number 5, or I am trying to make an telegram channel, our telegram channel, जिसपे हम अपलोड कर देंगे जितने भी नोट्स हैं। पर फिलहाल के लिए अभी हम कोशिश करेंगे एक स्लाइड यहाँ पे ऐड कर दें और आप उस स्लाइड से देख करके आंसर्स लिख लो। आई होप आपको ये समझ में तो आ ही गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो सलाइवा कहाँ होता है, सबसे पहला क्वेश्चन, सलाइवा होता है माउथ में, और सलाइवा से कौन सा एंजाइम, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो सलाइवा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। दिस इज द एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम इज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, यानी डाइजेशन को इजी कर देता है। इस केस में डाइजेशन को इजी करता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो इस केस में ये वाला जो एंजाइम है ये डाइजेशन को इजी कर देता है। अब सलाइवा क्या करता है, हमने फॉर एग्जाम्पल रोटी खाई, तो पहली बात तो जब कभी आप रोटी खाते हो तो आप जब चबाते हो रोटी, तो बिना चाहे आप उसमें कुछ भी मत खाओ, सूखी रोटी खाओ, सूखी रोटी भी आपको मीठी लगती है। कभी आपने सोचा है क्यों, क्योंकि वो जब टूटती है तो इन फॉर्म ऑफ शुगर टूटती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे समझो कि स्टार्च ये क्या करता है, बेसिकली सलाइवा का काम है टू ब्रेक डाउन स्टार्च, या फिर यहाँ पे लिख लो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इनटू, स्टार्च को ये तोड़ती है सिंपल शुगर, जो कि है मैल्टोज। ये है बेसिकली सलाइवा का काम, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर यानी कि माल्टोज जैसी चीज में तोड़ देती है। आई होप आपको सलाइवा का काम समझ में आ गया होगा। एंड फिर से हम बता रहे हैं कि जो भी स्लाइड होगी, मतलब एक आंसर की स्लाइड, कंप्लीट आंसर की स्लाइड हम आपको ऐड करके यहाँ पे दे देंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि कह रहा है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स। ओके, तो सबसे पहले याद करो कि व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो यानी ऑटो मतलब ऑटो नहीं, ऑटो मतलब ऑटो सेल्फ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद से खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो सबको ही पता है ना कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन है, प्लांट्स। कौन शो करते हैं, प्लांट्स। क्यों, सवाल है क्यों। और जवाब सुनो कि पहली बात तो जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी जो देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, रॉ मटेरियल है ना। ये जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ये हमारे पास होते ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास होते हैं। रॉ मटेरियल क्या क्या है ना, किसकी किसकी जरूरत होती है। सबसे पहले जरूरत होगी हमें क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट यानी कि ग्रीनरी। अब हमारे अंदर तो ग्रीन तो है ही नहीं, अब क्लोरोफिल भी प्लांट्स में है। दूसरा रॉ मटेरियल चाहिए CO2, ठीक है। मान लो हमें CO2 तो मिल जाएगी, लेकिन उन्हें क्लोरोफिल भी तो मिली हुई है, हमें नहीं है क्लोरोफिल हमारे पास भाई, तो हम नहीं कर सकते। थर्ड हमारा वाटर कहीं ना कहीं से सोर्स होना चाहिए, कोई ना कोई वाटर का।
चौथा क्या होना चाहिए? फोटोसिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फोटो यानी लाइट, यानी सनलाइट। सनलाइट के बिना नहीं हो रही कोई फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रॉ मटेरियल्स हमारी ये 4 हैं। अब पूछ रहा है बाई प्रोडक्ट, देख लो भैया बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट यानी कि जो चीज बन रही है एक्स्ट्रा में, जो वो रिलीज कर देगा क्योंकि उसके काम की नहीं है। बाई प्रोडक्ट वही होता है कि बन तो रहा है पर उसके काम का नहीं है और वो रिलीज कर देगा, तभी तो ऑक्सीजन हमारे काम में आ जाती है ना। तो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे है हमारा ऑक्सीजन, है ना, O2 लिख लो या फिर ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है यही तो हम यूज कर लेते हैं क्योंकि प्लांट जो है निकाल देते हैं ऑक्सीजन अपनी बॉडी से, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हाट are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organism that use the anaerobic mode of nutrition. सबसे पहले यहां पे लिखो aerobic और यहां लिखो anaerobic, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं इन दोनों लोगों को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। सब बताओ क्या होता है? एरोबिक यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है इसमें, नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं एनर्जी यील्ड, रिलीज या फिर यील्ड। तो इसमें मोर एनर्जी रिलीज्ड, है ना, और इसमें लेस एनर्जी और लेस एनर्जी रिलीज्ड। और दूसरा हमें देखना है क्या होता है इसका एंड प्रोडक्ट, यानी एंड में क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहला चीज जो बनेगी वो है हमारा, यानी कि एरोबिक में हमें हमारा बनेगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी तो बनती ही है। इसमें क्या बनेगा? इसमें अलग अलग चीजें बन सकती हैं। एक तो देखो, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो 2 चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तो अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो बनेगा लैक्टिक एसिड और साथ में कुछ कंपाउंड्स। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, कंप्लीट एब्सेंस है, तो बनेगा हमारा इथेनॉल। समझ रहे हो ना, 2 बोतल वोडका का मेरा रोज का ये वाला इथेनॉल बनेगा। और इस तरीके से एक और चीज है, क्या पूछा गया था लास्ट में कि नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूजेस द एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एनारोबिक ही पूछा है ना, तो ठीक है, एनारोबिक में कौन कौन है? एनारोबिक में सबसे पहले तो बैक्टीरिया लिख लो, यीस्ट तो आपको पता ही है ना। और एनारोबिक में हम लोग लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला जो है वो भी लिख सकते हो। ये कुछ मसल्स में होता है, मसल्स ऑफ ह्यूमंस। ये कब होता है लैक वाला? कि जब आप एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस करते हो और अचानक से आपकी बहुत सारी एनर्जी बहुत तेज रेट में रिलीज हो रही होती है और फिर फॉर्मेशन कम होता है और रिलीज ज्यादा होती है, उस टाइम पे लैक हो जाती है ऑक्सीजन की। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? हाउ आर द एल्वोलाई डिजाइन्ड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखो, एल्वोलाई कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे एयर भरी होती है और ये वाला जो एरिया होता है ये रिच इन ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है, तो पहला क्या होता है कि जो वॉल्स होती हैं इसकी थिन वॉल्स, पहला रीजन है थिन वॉल्स ऑफ एल्वोलाई, पतली पतली, ये बहुत पतली वॉल्स होती हैं। फिर उसके बाद रिच इन ब्लड सप्लाई भी होता है, ब्लड वेसल्स। अब आप बोलोगे कि इसमें कैसे, ये ब्लड वेसल्स का क्या रोल है? देखो भैया, जो ऑक्सीजन यहाँ पे एयर है यानी कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
जहां पे हीमोग्लोबिन होगा ज्यादा वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा अट्रैक्ट होगी, इसीलिए रिच इन ब्लड वेसल्स होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगी उतना ज्यादा बेटर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है, रिच इन ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से वो फैसिलिटेट करता है। दूसरा रीजन ये है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक लार्जर सरफेस एरिया मिलता है। आपको पता है क्या, जो एल्वोलाई होती है हमारी, उसका सरफेस एरिया अगर आप उसको अनफोल्ड कर लो और खोल के रख दो बाहर ऐसे, तो कम से कम एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा सरफेस एरिया होता है, उसको अगर खोल के रख दिया जाए, लगभग वो 80 स्क्वायर मीटर जितना एरिया होता है। तो अब इतना बड़ा एरिया क्यों होता है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि द लार्जर सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बेटर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। अब बताओ, हीमोग्लोबिन, अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया है कि हीमोग्लोबिन अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, है ना, वो वाला अट्रैक्ट नहीं होता है जैसे आप अपने दोस्तों की तरफ या फिर अपने अट्रैक्ट होते हो, वो वाली अट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अट्रैक्शन की बात हो रही है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की। जैसे कि ये रहा एल्वोलाई और हमने बताया कि ये रहा ऑक्सीजन और यहाँ पे प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को इसके साथ बहुत अट्रैक्शन होती है, तो हीमोग्लोबिन को जैसे ही ये देखता है और ये हीमोग्लोबिन जैसे इसको देखता है, वो एक बॉन्ड बना लेते हैं और बॉन्ड बनाने के बाद है ना, मतलब बेटर तरीके से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है। अब ये सोचो खुद कि हीमोग्लोबिन कम तो ऑक्सीजन भी कम आएगा, क्योंकि भाई उसका अट्रैक्शन हो रहा है ना हीमोग्लोबिन की तरफ। तो जैसे मान लो 10 अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है और 20 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, पर पेयरिंग तो 10 ही के साथ हो पाएगी ना, तो बाकी के 10 तो बेकार हो जाएंगे। यानी ऑक्सीजन कितनी भी रहे, हीमोग्लोबिन नहीं है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर ही नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन आ ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगी हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी क्या होगी, तो ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर, और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसकी वजह से क्या बनती है, एनर्जी। और एनर्जी नहीं बनेगी तो आप कैसा फील करोगे, थका थका फील करोगे, है ना, सिक फील करोगे, बीमार फील करोगे, थका हुआ फील करोगे। दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज लेस हीमोग्लोबिन, व्हेन देयर इज लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। आप आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 सेज डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो सबसे पहले जो समझना है वो है डबल सर्कुलेशन। ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, पर ऑब्वियसली क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें फिर से समझना है। दिस इज लंग्स, दिस इज हार्ट। अब आप बोलोगे मैम ये कौन सा हार्ट है, ये इसलिए बनाया है ताकि आप समझ सको, 4 चेंबर दिखाने के लिए है, रिप्रेजेंटेटिव, ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, डोंट जज। ठीक है, ये रही हमारी बॉडी। अब देखो, ये सबसे पहले यहाँ पे देख लो, दिस इज ऊपर वाले जितने भी होते हैं, या तो उसको एट्रियम बोलो या फिर ऑरिकल बोलो, तो दिस इज ओके, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, ऐसे खड़े होना है, राइट, एंड दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। अब ध्यान से देखो, एक ट्रिक बनाई थी मैंने, पीवी कर आया, कौन आया, वेना कावा, वेना कावा कहां, अपने पीए के पास, है ना, पीवी कर आया वेना कावा अपने पीए के पास। दिस इज द ट्रिक। पीवी कर आया समझ रहे हो ना, कि टल्ली होकर के आया, कौन आया, हमारा वेना कावा अपने पीए के पास। अब देखो ये ट्रिक यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमारा ब्लड है, लंग्स क्या करता है, लंग्स प्योरीफाई करता है, यानी कि जो ब्लड हमारा है उसको ऑक्सीजनेट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी लंग्स में आ रही है ना, सांस ले रहे हैं हम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले आएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल कह सकते हो आप, ये आएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, है ना। अब ये लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ अरोटा। अरोटा नाम की एक आर्टरी लेकर के आएगी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को बॉडी में।
अब बॉडी से, अच्छा ये वाला ब्लड दिख रहा है ना ऑक्सीजनेटेड, एंड दिस इज ऑल्सो ऑक्सीजनेटेड, लिख लो भैया। अब बॉडी में आने के बाद जो हमारा ब्लड है वो डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, है ना, और ये जाएगा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड, और ये लेकर के आएगी हमारी, देखो मैंने क्या बोला था, पीवी कर आया, है ना, कौन आया, वेना कावा, वेना कावा लेकर के आएगा इसको राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स में, ये भी डीऑक्सीजनेटेड है, आई होप आपको समझ में आ ही रहा है। फिर ये वेना कावा से और ये लेकर के जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, पीए, पीवी कर आया वेना कावा पीए के पास, अपने पीए के पास। आई होप आपको ये डबल सर्कुलेशन समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला जो सर्कुलेशन है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट, है ना, या फिर सर्कुलेशन लिख लो, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हाँ समझ में आया, तो ये है हमारा डबल सर्कुलेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। डबल सर्कुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये पूछ रहा है, तो अब आप खुद सोचो क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा ताम झाम बचाने की क्या जरूरत थी। इसलिए जरूरत थी कि ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड और ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये क्लीनली एक जगह से दूसरी जगह जा सके और मिक्स और मतलब मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड अलग अलग ही रहे। साथ में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बॉडी टेम्परेचर का बैलेंस जरूरी होता है, उसमें भी ये डबल सर्कुलेशन बहुत हेल्प करता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। और अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, What are the differences between transport of materials in xylem and phloem? तो देखो xylem और phloem, यहां तो पहले लिख लो xylem and phloem। देखो जो हमारा xylem है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, सबको पता है वाटर, और ये क्या करता है, फूड एंड मिनरल्स, फूड एंड मिनरल्स। समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट चीज, जो हमारा पानी है, सबसे पहले बताओ पानी हमें प्लांट्स को कहां से मिलता है, रूट से, है ना। तो रूट से पानी जब ग्रास करेगा या खींचेगा तो क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा, और जब उसका ट्रांसपोर्ट होगा नीचे से ऊपर की तरफ होगा, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि यूनिडायरेक्शनल कह सकते हो, यानी एक ही डायरेक्शन में। तो इसीलिए इसका मतलब है कि जो जाइलम है उसका जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है ना। और जो हमारा फ्लोएम है ये कैसे, इसका फ्लो कैसा होगा खुद बताओ। खाना कहाँ बनता है, हमारी जो प्लांट्स है लीव्स में बनता है, लीव्स कहीं भी प्रेजेंट हो तो उनको क्या है, खाना डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, क्योंकि कई सारी ब्रांचेस हैं, है ना, तो हर अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस में, प्लस पेड़ के ऊपर भी रूट्स में भी खाना जाएगा, टिप पे भी खाना जाएगा, तो हर डायरेक्शन में फ्लो कराना है, इसलिए इसका जो फ्लो होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल। समझ में आ गया है आपको। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छे से। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है कि कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, इससे पहले यहां लिखो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, और यहां पे लिखो नेफ्रॉन्स। एल्वियोलाई का सबसे पहले काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। यूनिट है इन किडनी। ठीक है, सबको समझ में आया, ये है इनका पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये बिटवीन एल्वियोलर गैसेस एंड
ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज के बीच में होता है। ब्लड कैपिलरीज के बीच में होगा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये कहां होगा? ये होगा, इसमें क्या होगा? ब्लड एंटर्स फ्रॉम venal artery and collected in, and waste is collected in collecting duct। ठीक है, सबको पता है ना, कलेक्टिंग डक्ट जो होती है लास्ट में, उसमें सारा का सारा जो ब्लड वेस्ट है वो इकट्ठा हो जाता है। ये तो हो गई फंक्शन की बात। अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की बात समझने। तो एल्वियोलाई सबको पता है कि पतली वॉल होती है। एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं बहुत ही पतली होती हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटर तरीके से हो सके। तो थिन वॉल, बलून लाइक स्ट्रक्चर, टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर, है ना। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, फिर हो जाता है हमारा इधर नेफ्रॉन्स में। नेफ्रॉन्स क्या होती हैं इसमें कि तो टाइनी बॉल, ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। और साथ ही में जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, उसमें क्या क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है हमारा बाउमैन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, और साथ में पाया जाता है हमारा, क्या पाई जाती है? हमारी रीनल ट्यूब, रीनल ट्यूब्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं हमारे नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में। इसमें तो हमको पता है थिन वॉल स्ट्रक्चर होता है, टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फिल्ड विद ब्लड कैपिलरीज। आई होप आपको ये सारे स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। सबको पता है ना कि पतली सी वॉल होती है, इसमें क्या होता है? ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने देखा हो सबसे पहले, तो कैसे होता है कि ऐसे एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बाउमैन्स कैप्सूल पाया जाता है। ये ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस में बाउमैन्स कैप्सूल, फिर उसके बाद ट्यूब्यूल से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये ट्यूब्यूल जो है ऐसे 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 फिल्ट्रेशन करती है, साथ में एक बार फिल्ट्रेशन करने के बाद बाउमैन्स कैप्सूल कर देता है फिल्ट्रेशन। फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मतलब जो भी मटेरियल से वाटर हो गया यहाँ पे फिर से होता है, जो ये ट्यूब्यूल्स होती हैं इसके अंदर फिर से दूसरी बार फिल्ट्रेशन होगा, और फिर जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें सारा वेस्ट कलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से वो हमारा यूरिनरी ट्यूब से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। This is the basic structure of nephrons and alveoli. I hope you understand that. और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। I hope you liked it. And जाते जाते I would like to say just one thing. It is not the size of dog in the fight. It is the size of fight in the dog. So basically इसका मतलब ये है कि कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, कितनी भी खतरनाक सिचुएशन हो, बट अगर आपके पास विल पावर है, डेडिकेशन है, तो एनीथिंग इज नॉट इम्पॉसिबल। यू कैन डू एवरीथिंग। गो, जो भी आपको चाहिए अचीव करो, एंड तब तक के लिए हैव अ